जस्टिन बीबर और फिर केंडल जेनर, दे हैड अ फाइट, द कॉप्स केम, एवरीबॉडी लेफ्ट। मतलब राड़े हुए क्या मतलब हाथापाई हो गई या चाकू वाकू चल गए? शादी बहुत सस्ती में करी और सारा पैसा डोनेट कर दिया। ये दोनों ही बातें लोगों को समझ में नहीं आएंगी कि तो सबसे जरूरी बात जो इसमें वैसे बोली वो था दृष्टिकोण जो ये तो हिंदी वाला कोई समझ नहीं आया। तो चलो आज का एपिसोड चालू करते हैं बहुत फोड़ू आदमी के साथ। इस आदमी के पास सारे टाइटल हैं। ये सीईओ भी है, ये इन्वेस्टर भी है, फाउंडर भी है, मीडिया मोगुल भी है, टॉपर भी है और कमेंसमेंट स्पीकर भी है। मेरे को तो लगता है ये पक्का बैंड में भी होंगे, ये जो गिटार बजाते हैं ना लड़के, एकदम पॉपुलर वाले गेस्ट है हमारे। तो आज हम इनसे बात करेंगे। निष्काम इंडिया से यूएस में पढ़ाई करी और इन्होंने बहुत सारे झंडे गाड़े हैं। तो आज हम उन सारे चीजों की बात करेंगे। कुछ कुछ सीखने को भी मिलेगा और कुछ कुछ बिहाइंड द सीन्स इंफॉर्मेशन ही मिलेगी अमीर देसियों के बारे में, चिंदी चोर अमीर देसियों के बारे में। खासकर मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी कि निष्काम भाई हमें कुछ बिहाइंड द सीन्स बताएं। तो आज हम उन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। अभिजीत आप चालू करें। तो निष्काम भाई वेलकम। पहला सवाल, हाँ जी, बताइए। बे एरिया में अमीर कैसे बनते हैं? बहुत अच्छा। सो अभी ऐसा है कि मैंने मेरी पूरी करियर में मैंने एवरीबॉडी एल्स को इतना रिच बनाया कि अभी उसमें मेरी पीएचडी है। एंड सो स्टेप वन कि इफ यू वांट टू बी रिच, डोंट मेक अदर पीपल रिच, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मेरी प्रोफेशनल करियर में मैं जब भी हुलू में था, स्ट्रीमिंग वीडियो ओटीटी में, तो फिर फॉर ऑल यूजर एक्विजिशन मैं, है ना, फिर वो मार्क जकरबर्ग को खुद एवरी ईयर 50 to 100 मिलियन का चेक दिखता था, राइट? और फिर उसके जब यूजर आते थे उसके बाद स्टीव जॉब्स को मैं हफ्ता भरता था कि अभी नाउ टू मोनेटाइज माय ओन यूजर्स, हियर्स क्लोज टू 30% व्हिच यू विल टेक फॉर इन ऐप बिलिंग। तो फिर उसमें से मैंने ये सीखा है कि सबसे पहले आपको अमीर बनना हो तो फिर दूसरों को अमीर बनाना बंद करो। और फिर अभी जो मैं कर रहा हूँ कि जो मैं फिनटेक ऐप बना रहा हूँ, उसमें मैं अभी बैंक के लिए पैसे बना रहा हूँ, वकील के लिए पैसे बना रहा हूँ। और फिर मैंने उसमें से ये सीखा है कि जो आपको खुद जो बनना है अमीर, देन स्टॉप ट्राइंग टू मेक अदर पीपल रिच। आई थिंक दैट रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये है कि ये जो वेंचर मैथ होता है कि मैं रेस करूं और उसके बाद और ग्रो करूं और एक बार एक सर्टेन स्केल आया उसके बाद एग्जिट करूं, वो थोड़ा है ना फिर अभी समझने की जरूरत है। Which is कि you know at some point you might be better off being a founder that is 100% of a 10 million company than being 10% of like a $200 million company. तो उस दृष्टिकोण से ये मेरा दूसरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे जरूरी बात जो इसमें वैसे बोली वो था दृष्टिकोण जो ये तो हिंदी वाला कोई समझ नहीं आया। तो एनीवे सॉरी, गो अहेड अभिजीत। नहीं, काफी इंटरेस्टिंग है निष्काम भाई। ये पहला जो पॉइंट है इसमें कई सारे मीनिंग है, राइट? क्योंकि पहले दूसरे पॉइंट एक तरह से लिंक्ड है, क्योंकि दूसरे में भी इन्वेस्टर अमीर ज्यादा बन रहा है। तो अगर आपको अपने लिए सोचना है तो कैपिटल रेज ठीक से सोचो। और कैपिटल रेज एक इतना कॉमन न्यूज साइकिल चीज है कि सारे लोग उसको देख देख के एमुलेट करने की कोशिश करते हैं। पर आई थिंक आपकी एडवाइस जो कि मैंने कभी नहीं सुनी पहले, कि लाइक अपनी ओनरशिप के बारे में पहले सोचो एंड एटलीस्ट थोड़ा सा मैथ करो कि आपका क्या पोटेंशियल एग्जिट रहेगा, कैसे, मतलब वो प्रैक्टिकल मैथ भी कोई नहीं करता। वही और मैं अपनी स्टोरी बोलूँ कि है ना, मैं जब भी अपनी ये प्रोफेशनल करियर में था, राइट, और फिर मेरे डेस्क जॉब पे रोज फिर ये अपने टेक सिलिकॉन वैली ब्लॉग पढ़ता था कि ये कंपनी ने इतने रेस किए, इतने में एग्जिट किया। वो उसमें थोड़ा ग्लैमर होता है, राइट, और फिर वो ग्लैमर में खींच जाना बहुत आसान सा होता है। तो फिर उसमें से जो मेरा ऑब्जर्वेशन है रहा कि सम ऑफ द बेस्ट एग्जिट्स वैसे होते हैं व्हेन यू डोंट have to raise like a lot of money continuously, right? और फिर just like a few weeks ago मैं पढ़ रहा था कि स्टीव जॉब्स ने सिर्फ सीड या ए राउंड तक रेस किया और उसके बाद उसने स्टॉप किया, right? And so I think that those are the things that have stuck with me कि like when you are thinking of a business, build it in a way that you are building a business and you are building a valuation at the end of it, राइट। और एक बिजनेस और स्टार्टअप में क्या फर्क है, ये रोहित और मैं भी काफी बात करते हैं कि जो पिछले 10 साल में जो स्टार्टअप की डेफिनेशन थी कि वेंचर उठाओ और ग्रो करो और ग्रोथ अबव ऑल कॉस्ट, और ये इतना ऑब्वियस नहीं है कि वो सारे बिजनेसेस के लिए इक्वली अच्छा हो। तो इसमें आपने ये कब समझा और प्रैक्टिकली कैसे अपने स्टार्टअप में इसको या अपने बिजनेस में कैसे लगाया? लाइक ये काफी डिफिकल्ट पॉइंट है। हाँ, नहीं है। जो मेरी जर्नी थी
कि आई स्टार्टेड एज अ प्रोफेशनल, राइट, और फिर मैंने ओटीटी में काम किया, ग्रोथ में काम किया, उसके बाद एक और ओटीटी स्ट्रीमिंग वीडियो में काम किया, और फिर ऑन द साइड में एंजल इन्वेस्टिंग करता था। और फिर मैं तभी देखता था कि एज एन एंजल सीइंग मोर राउंड्स वाज बेटर फॉर मी, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई ऑब्जर्व्ड कि वो जो एंजल में जो मेरा ओनरशिप श्रिंक होता रहा एवरी सिंगल टाइम, और जब भी एग्जिट हुआ तो मैंने देखा कि यार मेरा ओनरशिप इधर पे था, अभी श्रिंक होके यहाँ पे आ गया। और तो वो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जो मेरी करियर में मैं जो कर रहा था एट दैट टाइम, वो था ग्रोथ और ग्रोथ मार्केटिंग, राइट, विच इज की हाउ डू यू एक्वायर यूजर्स। और उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप में जो देख रहा था वर इन कंज्यूमर इंटरनेट सेक्टर, राइट। और फिर हर एक का सीड या फिर प्री सीड डेक में ऐसा था कि वी आर गोइंग टू रेज सो मच, और उससे वी आर गोइंग टू एक्वायर यूजर्स हियर, और उससे वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन फेसबुक एड्स, स्पीकिंग ऑफ मेकिंग मार्क ज़करबर्ग रिच, राइट। एंड सो देन आई ऑब्जर्व कि यार ये क्या होता है कि व्हाई आर यू कॉन्स्टेंटली रेजिंग जस्ट टू नाउ गिव मनी टू समबडी एल्स। एंड सो मेरी स्टार्टअप में जो बना रहा हूँ उसमें मेरा यह फंडा था कि लेट्स स्टार्ट विथ डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ, एंड वो एक मेरा लेसन है कि at some point see if you can start with distribution of your own and then build businesses on top where you're not making other people rich. Hopefully you are part of that distribution itself, so you get better economics. राइट। अभी भी मैं कल ही एक फाउंडर के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे कि लाइक वो केवल प्रोडक्ट के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड था और मैं केवल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड था। तो इन द सेंस कि हमने वेयर वी फाउंड अ कॉमन ग्राउंड वाज, मैं रेडिट पे गया और मैंने बताया कि ये सारे लोग जो बात कर रहे हैं, जितने भी ये एनोनिमस यूजर नेम है, ये अगर तुम्हारी ऐप पे आ जाएं तो ये कैसे पॉसिबल करें, ये सोचो, इसको सॉल्व करो बस। तो लाइक इट्स अ क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन प्ले कि अब इसके बाद रेडिट पे कोई भी ऐसी पोस्ट आए तो वो तुम्हारे पास आ जाए। और सो आई थिंक दैट्स व्हाट यू मीन लिटिल बिट कि डिस्ट्रीब्यूशन से वर्क बैकवर्ड्स किया आपने प्रोडक्ट के लिए। या राइट। एंड और वो एक था, और जो मेरा दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं कि दे आर बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ somebody else's platform, right? And I think they're not knowing कि the platform is not stupid either, right? अभी Spotify को 18 साल लगे अभी profitable होने के लिए, right? And this is true for a lot of businesses, whether in media or otherwise. And so from that perspective also कि आप जब भी distribution के लिए सोचते हो तो make sure your incentives are aligned and you have an edge where they are not going to squeeze you out over time. I want to ask about your experience in media. So हाँ जी। what secrets have you learned about how to grow a media business? And you can take it however कि little bit you can start with the history कि आप कैसे इसमें घुसे, और and I think मैंने देखा कि आपने हमेशा ग्रोथ रोल में काम किया है. So I would be very curious to learn your hard-earned secrets if you don't mind sharing. हाँ जी, I'll start from the beginning. मैं originally हूँ from India, from actually Bombay. और फिर मैं पहली बार अंडरग्रेड में आया in the US in 2003. और फिर at that time मैं engineering पढ़ रहा था. और through that experience what I realized that I don't like engineering and I was gravitating to other things, right? और फिर उस समय जो मेरा pet project था, which was to stream hip hop and Punjabi music fused together. So ये 2003 से 2008 की बात है. और फिर उस टाइम पे I think we were among the top 5 podcasts of all times, right? और actually बहुत सारी experimentation कर रहा था, right? And so I would have like Richie Rich stream from the UK और उसके ऊपर एक DJ की beat डालता था, वो ह्यूस्टन में DJ था, और फिर उसको mix करके stream करता था, right? Hang on. You had your own streaming app? Yeah, I had my own streaming app. Which would mix hip hop and Punjabi music. Correct, hip hop and Punjabi music. मुझे पक्का पता था ये आदमी सब कुछ करता है. ये डीजे भी था. I mean, I was not a good DJ, but था एक समय में था. और फिर उसमें से I guess that's my original content experience, my first foray into media, right? And so उसमें से मैंने start किया, but again I was top 5 podcasts for all time. मैं चाहता नहीं था कि how do you make money on this, right? और फिर at that time venture capital क्या होता है वो भी नहीं जानता था, right? And so I was like a lowly engineer in LA, didn't know Silicon Valley क्या होता है, venture capital क्या होता है, रेस कैसे करने का, और फिर उसको स्केल कैसे करने का वो भी नहीं जानता था. And I had to solve for a visa, तो फिर उसको बंद किया. But I kept gravitating to that space, right? और फिर जब भी कंसल्टिंग कर रहा था तभी I
started to work for some streaming video clients. And so I worked for folks like the BBC. और फिर उस समय में 2008 में BBC was the first streaming OTT which was doing a very good job, right? So I spent some time with them, and again, जैसे consulting में होता है, आप आते हो, you are a very expensive like bathroom break once every day, and and so it was a good experience just being within that space कि अभी क्या हो रहा है, how do you acquire content, और streaming video का business model क्या होता है. तो वो थोड़ा किया, spend some time on what does BBC iPlayer Australia look like, BBC iPlayer India look like, Canada look like. वो सभी ज्ञान करने के बाद realize कि like media companies are very dysfunctional for how do you launch. So all three were business plans, never launched, right? But I was still attracted to that space. So उसके बाद spend some time in India with the family business, spend some time like doing early angel investing back ये in कौन से, हाँ, कितने साल के बीच में ये BBC प्लेयर और घर का बिजनेस और फिर आगे का काम? ये था close to 2010, and again, I was like 22, 23, was young, flying first class, like life was good, right? And I had like my own piece of humble pie when I got to Bombay. Spent some time with the family business की बहुत सब ये ऐसा था, stop flying first class everywhere and now focus and like start working on things, right? तो वो किया. At the same time कि 2010 में इंडिया में a lot of Silicon Valley firms आ रहे थे, whether it is your Axel, Sequoia, तो उन लोग को cold calling किया कि अभी देखो मैंने ये सब किया है and I'd be interested to help out. और उसमें उसके लिए gravitate हुआ क्योंकि मेरी जो खुद की startup थी, which effectively failed because I didn't know how to raise venture capital, what venture capital was, how do I monetize, right? So I said कि how do I learn more about this? So उसके लिए I said, you know what, like let me try to map out this ecosystem. Or I guess maybe arrogance or whatever. What I realized कि for any ecosystem, if you want to map it, then you are much better being money than an invoice, right? Or being an investor than being a pitch deck, right? And so I started calling all the VC funds, angel groups कि चलो अभी मैं भी investor हूँ, right? And like I'd love to start seeing deals. So I started doing that, helping them in like due diligence. But then I realized कि boss, like how do you read a financial statement and how do you make money? Going back to your theme, and again I had no clue. So उसके लिए I came back to MBA again. How do you not make money, right? And so then I went to business school in LA, और वहाँ पे I met the CFO of Hulu, or he had come to a class and I had done some work for the BBC. So I thought कि चलो ये interesting है, like let's try to play that angle up and see if I can be involved in that space. So after class I went to him and I said कि I've got a blog post on the future of digital media. I would love to show it to you. उसने बोला हाँ. So then I was like shit, I have to write a post now, right? And so then I went back to my apartment, I wrote a post. तो अच्छा, बिना एक सेकंड, बिना प्रेजेंटेशन हुए से बोल दिया कि मेरे पास है. हाँ जी है. Right? लेसन सीखने वाली बात है कि पहले बोल दो है, अगर इंटरेस्ट है तो फिर बनाएंगे. ये लोग स्टार्टअप में कई बार उल्टा करते हैं, वो बनाते बहुत हैं, लोगों से पूछते कम है, जब तक कोई मांगे ना तब तक बनाओ मत. हाँ जी, या राइट. एंड सो उसके बाद मैं उसकी ऑफिस में गया, 2-3 घंटे बैठा, थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे काम किया और बोला कि चलो ये मेरी आइडियाज है. दे वर ऑल stupid ideas, but he liked them enough to like hire me. So then I went to Hulu, और वहाँ पे 2011-12 में like mobile apps were just becoming a thing, और फिर App Store had just come out. I think तभी in-app billing नहीं चालू हुआ था. Facebook had come up with a mobile app which was now starting to see users, और Facebook पे ads चालू की. So my first project was कि दोस्त हम लोग ये जो LTV देख रहे हैं कि what is the lifetime value, कि हर एक यूजर में आप क्या पैसे बनाते हो, और वो मेरा पहला असाइनमेंट था Hulu में कि build LTV models for our users, कि who is going to earn you how much. और वो LTV model बनाते बनाते समझा कि जो लोग को आप engage कर सकते हो, they will watch more content with you. So then I did that for Hulu, built LTV models, और उधर से started to like realize कि maybe we should get users on mobile directly than to go get them on like desktop itself. और वो experience fast forward से then I scaled up growth practice. I realized कि चलो let's do deals with Apple, let's do deals with Google. So the secret that I've learned for how do you grow a media business is 2 things. You are either the content, the talent, or you own the eyeball. कि आपका डिवाइस जब कि जो भी यूजर उनका डिवाइस चालू करता है तभी सबसे पहला लोगो कौन सा आता है, वो एप्पल का होता है, सैमसंग का होता है, गूगल का होता है, या फिर आपका होता है, right? And so those are the places within that value chain where you make money, and everybody else in the middle will either want to be on either side. So first lesson ये है
दूसरा लेसन ये है मेरे लिए मीडिया में कि लोग है ना कुछ भी फालतू देख लेते हैं, राइट, एंड सो इट डजंट मैटर। तो ये जो जो मैंने आपको कहानी की वो हुलू की थी। जो दूसरा स्टार्टअप था मेरा, टू बी टीवी, उन लोग का एग्जैक्ट ऑपोजिट अप्रोच था। हुलू और नेटफ्लिक्स और एचबीओ वर सेइंग कि लेट्स मेक गेम ऑफ थ्रोन्स, बेस्ट कंटेंट, मोस्ट ओरिजिनल कंटेंट यू कैन सी, हाई प्रीमियम, वेरी एक्सपेंसिव टू मेक, $1 billion बजट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं जब भी टू बी में गया, I saw the exact opposite. Ki, as Hulu, Netflix, HBO started to make more expensive original content, these guys were saying कि we will take all the घिसा पिसा content and monetize that better than anybody else could. और वीडियो में होता क्या है कि whichever is first, 5 things that you see in the app that will get most of the clicks. So you know, आज की तारीख में भी आप कोई भी जो OTT ऐप खोलते हो, then the vast majority of views will go to whatever is on the masthead, राइट। और फिर जो बाकी का होता है वो सब ड्रॉप हो जाता है। एंड इफ यू आर मेकिंग योर ओन ओरिजिनल कंटेंट, फिर जो बाकी का होता है वो सब ड्रॉप हो जाता है। तो उसी हिसाब से व्हाट डी स्टार्टर्स डिड लाइक टू बी टीवी, दे एक्वायर्ड ऑल ऑफ दैट कंटेंट। और फिर वो लोग ने कहा कि व्हाइल HBO, Hulu will do the original content game, we will play the kind of like mediation game, right? And then say कि for everything else that is in the middle, या आपका golf channel हुआ, or you know very stupid movies, we will acquire it. And then the only thing that sold was what cover image do you have on that thing, and then do autoplay on the back of it. And so I think that's the other secret I've learned, is that people will watch anything just as long as you've got a good cover photo on top. So ये तो how did you figure out what to put on the cover at 2B? Yeah, and so look, उसमें we did a lot of A/B testing कि ये हर एक content का 6-7 कवर होता है, for example, right? मैं भी आपको example लेता हूँ. The most highest watched piece of content in 2B was this movie called Plug Love, which was this rapper from Detroit who took like a handy cam, and then you would just do like stupid crap on it. अभी वो movie got more views than actually Titanic, which is like a big blockbuster movie. All because of the name and like the underlying the cover image which you had, right? Also usme, so we did a lot of A/B testing. We said कि users क्या देख रहे हैं, and then started to like build that. इंटरेस्टिंग। ये जो कवर वाला है ये एक्चुअली बाकियों ने आई थिंक बाद में भी किया। नेटफ्लिक्स का आप देखते हो कि हर मूवी की 5-10 इमेज कभी कभी शो करते हैं। लाइक जब आप खोलोगे कभी एक इमेज शो करते हैं, कभी दूसरा एक्टर शो करते हैं, कभी तीसरा एक्टर शो करते हैं इंटरेस्ट गार्नर करने के लिए, और फिर देखते हैं कि अच्छा लोग किस पे ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, और वो एक थीम बन जाती है और वो एक डेटा वापस सिस्टम में फीड हो जाता है। और जो आपने कुछ वर्ड्स बोले वो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ उनके लिए जिनको ना पता हो। एक तो अगर आप ग्रोथ में काम कर रहे हो तो आपको A/B टेस्टिंग पता होनी बहुत जरूरी है। A/B टेस्टिंग पे तो पूरी अपनी बहुत लंबी क्लास हो सकती है, जो मेरे को लगता है काफी फाउंडर्स जस्ट मिस कर जाते हैं, ठीक से नहीं समझते हैं, क्योंकि उसमें काफी डीप स्टेटिस्टिक्स है उसको ठीक से करने के लिए, और हर कोई काफी लोग उसे गलत करते हैं तो रिजल्ट गलत आते हैं और वो छोटी छोटी मिस्टेक्स एडअप होती रहती हैं। सो एक तो A/B टेस्टिंग समझ लेना अगर ग्रोथ करनी है तो, खासकर ऐसी कंपेटिटिव इंडस्ट्रीज में जितनी भी लार्ज कंज्यूमर ब्रांड्स हैं वो A/B टेस्टिंग बहुत अच्छा करती हैं। और दूसरा ये कि जब आप ग्रोथ कर रहे हो तो आप दूसरों को, आप में भी ये एक मैट्रिक है, आप कितना कम पैसा खर्च करके ग्रोथ कर रहे हो, ये एक मैट्रिक होना चाहिए। ज्यादा पैसा खर्चा करना बड़ी अच्छा नहीं है, कम पैसा खर्च करना अच्छा है। जकरबर्ग को चेक लिख रहे हैं, स्टीव जॉब्स को चेक लिख रहे हैं, ऑल्टमैन बाबा को भी चेक लिख रहे हैं। तो जो AI स्टार्टअप्स हैं वो वहां भी चेक जा रहा है। इसमें हुलू, और आपने जब ये इतना मीडिया वाला जो बिजनेस है और आप कंटेंट बना रहे हैं और कंटेंट शो कर रहे हैं, तो इसमें कभी ऐसे बड़े कुछ लोगों से मुलाकात हुई, ये फेमस लोगों से, या कुछ बिहाइंड द सीन्स उनके साथ हैंग आउट किए? अगर उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो तो। हाँ जी, बहुत। देखो मैं जब भी हुलू में मैंने चालू किया तो इट वाज मोर ऑफ अ डेस्क जॉब। मैं कंटेंट एक्विजिशन में था, एंड सो दैट मेंट दैट यू नो दैट ऑल द सेलेब्स आई वुड सी एट हुलू वुड बी ईदर इन द bathroom or at a coffee shop. And so I can proudly say that I've gone to the bathroom with like literally every major Hollywood celeb, right? And I can tell you whose hands you also don't want to shake when you're at it. You know, but look, I think like just jokes aside, कि मैं जब भी हुलू में था तभी ये हॉलीवुड में ट्रेंड चल रहा था कि ऑल द हॉलीवुड सेलेब्स वो अपना स्टार्टअप बना रहे थे, राइट? और फिर वो जब भी चल रहा था तभी आई गॉट टू मीट सम इंटरेस्टिंग पीपल। यू नो, मेरा एक फेज था वेयर आई वाज द स्टार्टअप एडवाइजर टू a few like rappers in Hollywood, right? और फिर उनके साथ जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे एक एजेंट का फोन आया कि आपने ये स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। मैंने कहा हाँ मैंने इन्वेस्ट किया है, आपको इनसे मिलना है। मैंने बोला ठीक है मिलते हैं।
तो फिर उसके बाद उनकी एक ग्रैमी अवार्ड विनिंग पार्टी थी, आफ्टर द अच्छा ग्रैमी की आफ्टर पार्टी होती है उधर पे। तो फिर उनकी गाड़ी आई, मुझे पिकअप किया। इट वाज माय फर्स्ट टाइम इन बीइंग टू लाइक अ फैंसी पार्टी, सो आई वोर अ प्रॉपर सूट, राइट, व्हिच इज लाइक द वर्स्ट थिंग यू कैन वेयर इफ यू आर गोइंग टू लाइक अ पार्टी विद अ बंच ऑफ रैपर्स। सो आई वोर दैट, वहां पे गया, and then I said कि ये क्या हो रहा है दोस्त, there's a whole new world, I know nothing about it. हाँ, And so then I was standing in line as one does. उसका एजेंट आया, नहीं नहीं आप इधर आओ, मैं कहा, ठीक है हाँ, जाएंगे। हाँ। और फिर उसके बाद उनको मिला, ही इज वेयरिंग गोल्ड चेन्स, लाइक बिग गोल्ड हेवी ज्वेलरी एवरीवेयर। मतलब अमेरिका का बप्पी लहरी। हाँ ये एग्जैक्टली पप्पी लहरी था, राइट, सो यू कुड से दैट। और फिर उसके बाद उनसे बातचीत की, एक शब्द मुझे नहीं समझ आया फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स। ये क्या बोल रहा है, वी हैव टू मेक इट बिग राइट हियर, मैं बोला इसका मतलब क्या होता है वो मैं जानता नहीं था। बात किया, फिर बोलो हाँ जी मैंने ये स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, बोला कि मुझे भी एलोकेशन चाहिए। मैं बोला यार हाउ डू आई सेल यू टू दिस स्टार्टअप, बट ओके फाइन, होता है, होना चाहिए हॉलीवुड में। बात करते करते फिर थोड़े कुछ राड़े हुए, जस्टिन बीबर और फिर केंडल जेनर एंटर आए, उनके कोई ऑपोजिट रैपर कैंप में थे। They had a fight, the cops came, everybody left. And so I think like ओ that वाह। was introduction to being a tech and startup advisor to Hollywood. मतलब राड़े हुए क्या, मतलब हाथापाई हो गई या चाकू वाकू चल गए? हाँ नहीं नहीं, दोनों दोनों वो पहले हाथापाई हुई, और उसके बाद वो चाकू नहीं पर गन शॉट हुए, ओ और वेरी फैंसी मैंशन इन लाइक बेवर्ली हिल्स। अमेरिका का चाकू यार, एग्जैक्टली। अमेरिका का हाँ। चाकू, कट्टा उट्टा लेके आए थे लोग साथ में। ये तो मुंबई में जैसे होता है ना, अजय देवगन की जो पिक्चर थी जिसमें अजय देवगन डॉन बना था, ये तो उस तरीके का हो गया कि आ रहे हैं बड़े बड़े फिल्मी सितारे या रैपर वगैरह। मतलब अमेरिका के फिल्म रैपर भी काफ़ी बड़े हैं, इंडिया में शायद इतने बड़े नहीं हैं। तो यहाँ तो वो टॉप लेवल रैपर हैं और उन्होंने हाथापाई करते रहते हैं, उनका काम है ये। जैसे पंजाब में लोग जमीनों पे लड़ते रहते हैं ना पॉपुलर होने के बाद, ये उनका इस तरह ये काम है। अच्छा, हाँ जी। तो और कोई पार्टी, सो ये रैपर की पार्टी हो गई। आपने काफी रैपरों के लिए पैसा लगाया स्टार्टअप्स में, या एक दो के लिए लगाया, या आपने कहा कि भाई जान जोखिम में नहीं डालनी है, कहीं गए और फिर बंदूक चल गई तो हमारा काम खत्म? थोड़ा थोड़ा उनको इंट्रोड्यूस किया, ये वीडियो में कौन सी ट्रेंड है वो बात की, और फिर एक्चुअली थोड़े इन्वेस्टमेंट भी किए उनके साथ, और थैंकफुली एट दैट पॉइंट एवरीबडी हैड सम एजेंट्स, और वो एजेंट्स को थोड़ा एक्सपीरियंस था कि अभी हाउ डू यू इन्वेस्ट, हाउ डू यू वैल्यू। तो फिर वो गेम थोड़ी खेली, बट थ्रू दैट एक्सपीरियंस आई रियलाइज कि द वंस दैट आर मोस्ट savvy are also the most grounded, right? Feel, they have no airs about themselves, they know what the limits of their influence is, and they also know where they are really strong. So for example, जो मैं जो भी हुलू में काम कर रहा था, हुलू की ऑफिस तभी सैंटा मोनिका में थी, और राइट अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम अस वाज जेसिका अल्बा स्टार्टअप, द ऑनेस्ट। तो फिर कभी भी मैं उधर पे जो फूड ट्रक होते थे, तो मैं फूड ट्रक पे लंच के लिए जाता था, and then I would see like Jessica Alba would just be like standing in line ordering the same like masala pav bhaji, which I want, right? And so I would talk to her, and first of all I had a huge crush on her, so it was even hard to talk to her, right? And but just like speaking to her, you start to realize that yeah, like she really understands, like what her fame can do, but she also understands what a fame cannot do, right? And she also really understood कि ये मेरी लेन है, और इस लेन के अंदर मैं अभी काम कर रहा हूँ। And so I think that was like very impressive to see. तो जेसिका अल्बा को मसाला पाव भाजी पसंद है। I'm only curious ki what her fame can't do. I know, right? I know, right? She's like super accomplished. Yeah. But I mean, yeah, she's like I think built like $1 billion company, right? हाँ, ऑनेस्ट कंपनी तो पब्लिक वगैरह भी गई, तो लाइक इट एक्चुअली अ बिग कंपनी, एंड देन इट वाज आल्सो कि इट हैड इट्स ओन नीश, सो इट काइंड ऑफ वाज वन ऑफ इट्स ओन काइंड। उसके बाद उसके ऑनेस्ट कंपनी जैसी और कंपनीज आई। तो आपने इसके अलावा जेसिका अल्बा से डील करी, ये करी, तो इनके पैसे बनाए या खुद अच्छे अपने ही पैसे बनाए? मैं हर बात में ये जरूर पूछूंगा कि तो अपने अभी हम आएंगे, हम अपने पैसे कैसे बनाए, क्योंकि हमारा मेन गोल यही है, देसियों के पैसे कैसे बने। अच्छा, मुझे पूछना है निष्काम भाई से कि ठीक है, यहाँ से मीडिया से आप फिर टाइम्स ग्रुप से कैसे जुड़े और वो कहानी बताएं, और एंड देन मोस्टली
मैं इसके बारे में बहुत क्यूरियस हूँ कि आप अभी जो कंपनी चला रहे हैं अबाउंड, वो कैसे आई, उसका आइडिया कैसे आया, वो ट्रांजिशन और वो जर्नी बताएं प्लीज। हाँ जी, टोटली। तो सी देखो, एक चीज मेरे करियर में जो कांस्टेंट थी इज दैट इवन दो मैं यहाँ यूएस में, लाइक आई वाज लिविंग इन द यूएस, और मैं यूके में भी रहा थोड़े साल, आई वाज नॉट रेडी टू गिव अप ऑन माय रूट्स इन इंडिया। एंड आई थिंक स्पेशली इन द यूएस मैंने जब प्रोफेशनली काम करना चालू किया, सो व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि योर हॉलीडे पॉलिसी सक्स। You only get close to 2 weeks off every year, which I hated. I had my family business in India, I had my family in India, right? And so the idea that I could physically be there for only a few weeks a year was just horrible, right? And it felt like you have to make a choice. I have to choose between my family here in the US or I have to choose with my family in India, which I hated. And so, I was very naturally gravitated to cross-border startups for my whole career, either as an investor or, from like an operational standpoint or as an advisor. तो फिर हुआ क्या कि after I did Hulu, then I worked for another streaming video company in the Bay Area called actually 2B TV. और वो लोग ने एक नया business model चालू किया था content के लिए on ad supported content. So at that time, from the Times of India group, they were looking to build an ad supported content business. So I had some like mutual friend with one of the owners of like the Times of India group. He's young, very progressive, based in Silicon Valley, wanted to bring tech innovation to his empire back in India. So then I met with him and I started talking. And then through that experience, I think we found an intersection of interest. Ki what he had observed is कि ये जो non-resident Indian market होती है, there is a lot of like wealth in that market, and there are a lot of needs there that are underserved, right? Which is कि ये लोग जो होते हैं, they are investing in India, they've got family in India, some people travel back and forth pretty often, और वो लोग almost cross-border life live करते हैं. But they live a cross-border life in the sense that it's not one life, but you've got these two parallel lives happening at the same time. You've got your US life and you've got your India life, and the two don't talk to each other very often. और फिर वो problem था that I was very drawn to. And so मैंने उनको pitch किया कि if you are organically seeing a lot of signal within this non-resident Indian audience, they are rich, you are seeing a disproportionate amount of revenue from this audience, then let's build a business for it, right? And so in that sense, like जो मेरी journey थी was very organic. I think throughout my whole career was entrepreneurial, but always risk off, right? Where I would work in a big company, have a comfortable job, have a paycheck, but at the same time I was always like restless कि अभी कुछ कर रहा है. And so this felt like a great thing where all three things intersected, where I could take some risk off the table, join them as an EIR, मतलब कि उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा और फिर उनके प्रॉब्लम समझूंगा कि अभी आपके ये मीडिया बिजनेस में कौन सी तकलीफें होती है और फिर व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस कैन यू बिल्ड ऑन द बैक ऑफ इट. तो ऐसे आई वाज वेरी ग्रेटफुल टू गेट दैट चांस. स्पेंट अ फ्यू मंथ्स विद देम, हर एक बिजनेस से बात की, समझा कि आपका क्या पेन पॉइंट है, और उसके बाद came up organically with this idea for Abound. Or what I've landed with Abound is a financial super app, which is how do I get both of my parallel lives, my US, UK, Australia, Canada life, now to talk to my Indian life. और उसका जो bedrock है for us was about money. If you've got one single pool of money, then you can enable many things on top. और उसके ऊपर आप और भी businesses बना सकते हो. तो वो मेरा starting point था कि ये जो अपने NRI होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या होता है. You've got your rent, you have your mortgage. उसके बाद it is how do I support my family in India. और उसको आप अभी manifest कैसे करते हो. So like a lot of people send money to India, some for family maintenance, some for investment. तो मैंने कहा कि उसके ऊपर अभी अटैक करते हैं. और वो जब भी चालू किया तभी मैंने सीखा कि ये जो money remittance business है extremely cutthroat है, where your money is commoditized, dollar is green, rupee is Mahatma Gandhi. Right? And so you can go to any remittance service, still get the same thing, right? And if I use Western Union today, then the next day I'll still go to like MoneyGram or somebody else and like great comparison shop. तो उसमें मैंने ये सीखा कि if you can get distribution or users of your own, then you can build this interesting businesses on top, right? And now you can start to undercut everybody else. तो वो मेरा फंडा रहा, जर्नी रहा. और फिर जहाँ पे अभी जा रहा हूँ इसकी how do I acquire them from Times of India. So we started giving rewards and cashback. So the first thing we did is कि जो Times के थोड़े एडवर्टाइजर थे उनको ऐप में लाए और बोले कि आप अभी थोड़ा रिवॉर्ड्स दो, कैशबैक दो.
और फिर उसमें भी मैंने ये सीखा कि हाउ डू यू मेक मनी फॉर योर यूजर्स, फॉर योर इन्वेस्टर्स, फॉर द लॉयर्स एंड फॉर एवरीबडी एल्स, बट नॉट मेक मनी फॉर योरसेल्फ। तो निष्काम भाई ने 10,000 तरीके सीखे बाकी सबके पैसे बनाने के लिए। अब अपना अपना पैसा बनाए। मैं अबाउंट दिखा देता हूँ क्योंकि मैं निष्काम भाई को काफी टाइम से जानता हूँ और हमने पहले बात अबाउंट की वजह से ही करना चालू करी थी। और ये वो ऐप है जो मैं भी यूज करता हूँ, तो मैं भी एक कस्टमर हूँ इसी ऐप का। कि आप, ये ऐप बनी देसियों के लिए है। ये बेसिकली देसियों की जिंदगी जितनी आसान कर सके उतनी आसान करने के लिए बनी है। और आई थिंक पहले के मुकाबले काफी चीजें ऐड कर दी हैं इसमें ऐप में, तो कॉन्स्टेंटली नई चीजें आप ऐड करते जा रहे हैं। तो अब तो काफी ज्यादा यूजर भी हो गए हैं, काफी एक्टिविटी भी है ऐप में। 8 लाख यूजर पूरे अमेरिका में मेरे ख्याल से 3 मिलियन या 4 मिलियन देसी हैं। तो आपने क्वार्टर ऑफ ऑल द देसीज ऑलरेडी इस ऐप पे हैं और ऐप यूज कर रहे हैं। तो इसी चीज पे हमने भी कंपनी चलाई थी स्टिल, जो बनाई थी। तो आई थिंक हम दोनों ही इस बात में बहुत बिलीव करते हैं इमिग्रेंट्स की लाइफ को इजी करने में। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग ओवरलैप है निष्काम भाई और हमारी लाइफ में। अब आपने ये सब किया, आप अमेरिका के बप्पी लहरी के बीच में भी रहे, जैसे कल से भी बात करी, उनसे भी डील करी। फूड ट्रक पे भाई, फूड ट्रक पे बात करी। फूड ट्रक पे, हाँ। ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है पिक्चर सी चल रही है ये, कि लड़का बहुत फेमस एक्ट्रेस के साथ फूड ट्रक पे खाना खा रहा है। ये एकदम पिक्चर का प्लॉट है। ये रोम कॉम की हाँ, सेटिंग है ये। हाँ जी, रोम की सेटिंग है, but like a very nerdy setting, because when you finally see the girl in front of you happens to be actually Jessica Alba, और उसके बाद आप करते हो वो मेरे तो आप इतने देसी हैं, तो आप, मेरे को ये भी पता है कि आप अमेरिका में भी काफी देसियों को जानते हो, उनके बीच में रहते हो। तो एक बात जब हम कभी कर रहे थे तो आपने बोली थी कि ये अमेरिका के अमीर देसी भी चिंदी चोर हैं। बहुत चिंदी चोर तो बे एरिया की कुछ देसी चिंदी चोरों की कुछ बिना नाम लिए या नाम लिए नाम के साथ कुछ कहानियां बताई कि अमेरिका के अमीर देसी क्या कर रहे हैं यहाँ। सो मैंने जब ये ऐप लॉन्च किया था तभी जो हमारा सबसे पहला वाला प्रोडक्ट था was to give some rewards और cashback on Indian stores, right? और फिर हमको ऐसा लगा कि अभी हर एक देसी इंडियन स्टोर जाता है, right? और फिर उनकी वीकली ग्रोसरी खरीदता है। तो फिर that felt like a very strong hook। और फिर within very the first few months हमने जब ये डेटा देखना चालू किया, we started to see some patterns कि अभी some people are buying groceries for $6,000 at every month। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार, कि यार एक आदमी इतना सारा ग्रोसरी how can they buy? So I started to look into it कि अभी है कौन ये लोग और फिर भी क्या कर रहे हैं। और फिर अभी फिर नाम देखता था, लिंक्डइन पे जाता था, लगता था यार this doesn't make sense। ये आदमी is like works at a central bank, makes a lot of money probably for himself and other people, who knows, right? And so then I said कि यार इसमें कुछ है, उसको फोन करके बात करना है। फोन किया तो बोला कि हाँ जी, हाय, I'm निष्काम, मैं ऐप चला रहा हूँ और ये आपको बहुत यूज कर रहे हो ऐप को, आई लव टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो। एट फर्स्ट ही वाज अ बिट हेजिटेंट कि नहीं मेरे को नहीं, आपका ऐप है बहुत अच्छा, मैंने मेरे सब फ्रेंड्स को बोला है बहुत अच्छे। तो फिर मैंने देखा कि आपने लास्ट मंथ बहुत सारी ग्रोसरी खरीदी, मतलब क्या हो क्या है, राइट? और फिर तभी मुझे पता चला कि ये बंदा अपनी पूरी स्ट्रीट के लिए ग्रोसरी खरीदता और फिर उनको अभी कैशबैक देता था। And then he used to be at like a very high position in the Federal Reserve here in the US. He was setting interest rate policy. Right? और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ओके चलो हो सकता है, बट और फिर मैंने उनको थोड़े बात में बताया कि चलो हम लोग अर्ली स्टेज स्टार्टअप है एंड वी आर स्टिल लर्निंग, और फिर थोड़ी ग्रोसरीज में हम अभी लिमिट डालेंगे। वो बंदे ने इन अ हार्ट बीट द होल टोन चेंज। He said कि आपने ये चेंज किया, I will tell all my friends in all these other like regulatory agencies कि आपने ये एडवर्टाइज किया था और फिर आप अभी इसको काट रहे हो। And so I've been blackmailed also by the same guy। यार लोग काफी परेशान हैं कई सालों से कि इंटरेस्ट रेट ऊपर क्यों गए। तो अभी मुझे थोड़ा समझ आ रहा है ये साल यही आदमी तो नहीं था जो साल अपना इस आदमी को पकड़ो पहले। एग्जैक्टली वो मुझे उनकी हर एक बैंक को भी ब्लैकमेल करता होगा। तो वो सबके लिए ग्रोसरी खरीदता था और आपकी ऐप से कैशबैक लेता था। हाँ जी। और वो कैशबैक वो पॉकेट करता था। हाँ और ग्रोसरी दूसरों के घर पे पहुंचा देता था। हाँ जी। और फिर वो तो सिर्फ एक ही एक्सपेंस है, ऐसे बहुत सारे
ऐसा एक्सपीरियंस है जब भी आप यूजर को देखते हो अगला या बताइए। कोई बात। हाँ या हमारे टाइम ही टाइम है हमारे पास, पास इन टाइम बातों के लिए टाइम नहीं है। चले असली तो पॉडकास्ट अब शुरू हुई है। हाँ। हाँ एक अभी है ना, फिर अभी दूसरा बंदा था, ऑल्सो वेरी अकॉम्प्लिश्ड, सीईओ लेवल। और फिर मैं उनको, एंड अगेन ही वाज द अदर नेम दैट पॉप्ड अप एज लाइक अ वेल और अ पावर यूजर। तो मैं फिर अभी जाना कि यार ये आप सीईओ, आपके पास इतने सारा टाइम कैसे होता है? उनका है ना फिर एक ये रेस्टोरेंट था ऑन द साइड, और वो रेस्टोरेंट की बल्क ग्रोसरी हमारे से करता था। अभी द थर्ड थिंग आई लर्न इज कि हम जब भी ये कैशबैक देते इंडियन स्टोर पे, तो सम इंडियन स्टोर की चेन वो फ्रेंचाइज मॉडल पे थी। तो एक फ्रेंचाइजी दूसरी फ्रेंचाइजी से अपना सामान खरीदता था, उस पे कैशबैक लेता था। So, तो what देसी happened? बेसिकली चूस लेंगे, आप अगर आप हाँ कैशबैक जी, दे रहे हैं तो सारा पैसा खुद पॉकेट कर लेंगे। हाँ जी। तो वो सब एक्सपीरियंस है, रियलाइज कि अपने इंडियंस फ्रुगल तो है ही, बट हाँ ऑल्सो दे आर वेरी चालाक, and हाँ they all trade notes, and हाँ there is no such thing as loophole that you haven't discovered once you हम्म start to do money. और हम्म मैंने ये मीडिया में देखा था कि that in for any content you have a lot of trolls that हम्म come, but once money is involved, that trolling becomes extreme, हम्म right? फिर अभी सीधा है ना, फिर ये माँ बहन की गाली पे आ जाता है कि आपको, हाउ डेयर यू डू दिस, मैं आपको इससे बात कराऊंगा। हाँ, That's something that, तुम जानते नहीं हो मेरा मामा कौन है। एग्जैक्टली, मेरा बाप कौन है, मेरा कौन है, मेरा भाई कौन है। निष्काम भाई, एक ये ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने इतना, मतलब ऑफ कोर्स हम इसे चिंदी चोरी बोल रहे हैं, बट एक लेवल पे काफी स्मार्ट भी है, बट ऐसा कभी हुआ है जो आपने देखा हो जब आप भी बोल रहे हो, लाइक यू लीन बैक ऑन योर चेयर एंड यू गो ओके दैट्स आई रिस्पेक्ट हाँ दैट हसल। जी, हाँ जी। एंड इन फैक्ट ये एक इंट्रोडक्शन रोहित जी ने की थी मेरे लिए कि मैं जब भी डैलस गया था, सो आई मेट विद एन इंडिविजुअल who bought a bank, right? And I started talking to him, and I realized कि ये बंदा has been in the US for only close to 10 to 15 years. पर वो 15 साल में he went from, I guess, one small business to a few motels, which he went from a few motels to hundreds of motels, and then he sold it and he bought a bank, and now he's a financier to other motels out there. और फिर उसमें मैंने I got this renewed appreciation कि यार कि वी ऑल थिंक कि अभी स्केल ऐसे होता है कि यू रेज वेंचर कैपिटल मनी, रेज अ लॉट ऑफ कैपिटल, और फिर ऐसे स्केल करो, और फिर ये बंदा कैश फ्लो पे ग्रो करके नया खरीद खरीद करके इज बिल्ड अ बिग एग्जिट along the way, and also very frugal at the same time. तो फिर वो सब जो भी स्टोरी देती है, then you feel inspired, but also at the same time you feel कि ये जो मेरा डीएनए है उस पे भी कुछ है, that we can do something at the end of it. हाँ, ये बंदे ने, आई थिंक आई नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट, कि काफी फ्रॉम अ सर्टेन एस्पेक्ट यही अमेरिकन ड्रीम है देसियों की। अमेरिका आके 10-15 साल में बहुत एक्सट्रीम सक्सेस फॉर मी इवन, लाइक इट्स, क्योंकि उन्होंने जो होटल बेचा काफी महंगा बेचा, और फिर उन्होंने बैंक खरीदा, और अब मेरे को ऐसा है कि ये धीरे धीरे करके अंत में टेक्सास में सारे बैंक देसी खरीदेंगे, क्योंकि मैं और देसियों को भी जानता हूँ जिन्होंने बैंक खरीदे हैं, तो ये सीधा वही काम करेंगे, इंटरेस्ट पे पैसा कमाएंगे। एनीवेज, तो मूविंग ऑन फ्रॉम देसी स्टोरीज, एक थोड़ा स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव नोट पे बात करते हैं कि जब आपकी शादी हुई तो ये काफी पॉपुलर हुआ कि आपने शादी बहुत ही सस्ते तरीके से, मतलब एंटी देसी बात कर दी है, तो एकदम उल्टी कि, शादी बहुत सस्ते में करी और सारा पैसा डोनेट कर दिया। ये दोनों ही बातें लोगों को समझ में नहीं आएंगी कि शादी कम में करी और फिर डोनेट भी कर दिया। तो इसके बारे में कुछ बताए, कुछ आइडिया कि आपने कैसे सोचा कि ये किया जाए, या क्या इम्पेटस था इसको करने का, और मे बी क्या डोनेट किया, कैसे किया, सो घर वालों को कैसे मनाया, वो भी एक बात है। तो ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आई थिंक सबको सुन के मजा आएगा। सो ये था कि मैंने मेरी फियांसे और लाइक गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था 2016 में, और फिर एट दैट पॉइंट मैं हुलू में था, और फिर वहाँ पे I'd been at Hulu at that point for about 4 or 5 years, right? And I think I went to that point कि यार अभी what am I doing with my life? Just getting kids to watch more TV out the other end, right? And so I want to do something good. और फिर at that point I started to see this app called Share the Meal, जो UN का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो एजेंसी है
वो एजेंसी में उन्होंने एक ऐप चालू किया और वहां पे कहा कि आपके फोन के ऊपर ही विद वन टैप और वन क्लिक यू कैन डोनेट मनी। और ये जो कॉन्सेप्ट था कि आप ये इन ऐप बिलिंग करोगे कि वन क्लिक करके यू कैन गिव मनी टू सम वेदर हुलू और टू अ चैरिटी, दैट वाज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम, राइट। तो फिर आई वाज जस्ट ड्रॉन टू इट। मैंने उनको लिखा, जो लिंक्डइन पे कोल्ड मैसेज भेजा कि बॉस आई एम वेरी इम्प्रेस्ड व्हाट यू आर डूइंग, मैं यहाँ पे हुलू में काम कर रहा हूँ, हाउ कैन आई बी एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड्स, कि मैं आपको हेल्प कैसे करूँ। आई हैव स्पोकन टू ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेसेस हियर इन सिलिकॉन वैली, मैंने एप्पल से बात की है, गूगल से बात की है, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो उस तरह से वी जस्ट स्टार्टेड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। वंस एवरी 3 or 4 months आई वुड हॉप ऑन अ कॉल कि अभी आप लोग क्या कर रहे हो, हाउ कैन आई बी हेल्पफुल, जस्ट वेरी बेसिक थिंग। और फिर जब भी मैंने मेरी वाइफ को प्रपोज किया, then we started talking how to do the wedding, where to do the wedding. She's Punjabi, she's based in the US, her family is in the US, my family is in India, right? And I said ki yaar, we have to spend a lot of money in both places. I need to do a wedding there, I have to do like a wedding here, and the whole thing felt very empty to me, just me, right? And so then I said ki yaar, let's do something. And so then I said ki chalo, let's do some small donation as part of like the wedding campaign, and let's try to get some blessing out of it, right? Or फिर so I went back to share the meal and I said कि you know what, how about we make a donation. और फिर जब भी हमने ये wedding planning चालू की, then we realized कि यार I'm spending this much on flowers, what the hell, right? Isn't that a lot? So speaking of how to make other people money, be in the florist business, it's like a gross margin, highly profitable. So then I started to realize कि यार this is not fun. So then I pitched it to my wife कि यार there's a lot of work, there's a lot of drama, I think you're not enjoying it, I'm not enjoying it, what if we just did something simple. तो उसने कहा ठीक है, let's do something simple, let's do small close and family, it'll only be 400 people. मैंने कहा बहुत अच्छा. And so then we said, hey, chalo, let's make it more smaller. And so we started downsizing what we were doing. And then we realized, how about we just give the money to that charity, which I was like volunteering for, share the meal. तो मैंने उनसे बात की और फिर at that time मेरे को ये लगा कि यार I can give the money and be done, or I can use my money now to get more money for them. Speaking of how I help other people make money in life, right? And so then I said कि hey, share the meal, मैं जो मेरा wedding का पैसा आपको देता हूँ, then can you build a crowdfunding campaign around it, right? And so then I said कि okay, चलो, let's call it like a million meals for love. It's like strong enough brand, strong statement. So then I pitched it to them. They instantly fell in love कि यार आप आपके पूरी wedding का पैसा इस पे डाल रहे हो. It's a very good feel good story. It'll be good for them and good for everybody else in the business. So then I got them involved. उसके बाद now the question was how do you get to like a million meals. तो एक चीज मैंने ये देखी थी कि जितने भी content business हैं, they have an advertising component around it. कि watch Hulu, I will sell ads. Watch YouTube, you will see ads. So then I went to everybody and I said, if you run my ads for like a million meal for love, you will get a case study with the UN World Food Foundation. Strong brand helps them sell more ads out the other end. Right? And so they all said yes, ki chalo, yes, we'll give you free inventory, free media coverage in our platforms. So then we did that. Then we went to a few other influencer agencies and we said the same thing. If you are a YouTube influencer, small following, maybe 1-2 million users out the other end, you're also hunting for other advertising brands to give you money. Right? And I said, would you influencer, like buying coffee in Beverly Hills, would you like to get a case study with the UN? Sounds fancy, sounds good. And so they all said yes. And so that way, we stitched together this kind of group of media companies, influencers, and a few others now to tweet about us for free. And we gave them a case study from the UN or the other. And so we did that, and then that got traction. और फिर उसमें क्या हुआ कि जब भी Apple था, they were trying to promote their own in-app billing at the same time. And this felt like a very feel-good story. So then we went to Apple and I said, put this on your homepage and you will promote your new feature, which you are trying to launch. So they jumped on it, same for Google. So I would say in Jan 2017, we were on the homepage for Apple App Store in US, India, Canada, Australia, same for Google Play. We got some like media coverage on the back of it. We also had like some interesting growth hacks. So like Richard Branson was somebody that I knew was like a very cool influencer, cool story which we can do. So then क्या एक सेकेंड, ये तो एकदम ऐसे इंग्लिश में बोल दिया तो मुझे समझ में. You knew Richard Branson? नहीं, I didn't know him, but I wanted him to tweet about me. Right? Okay, अच्छा. So then I created this. मतलब आप जब भी ट्विटर पे जाते हो, you can create an alert for somebody. ये आदमी ने ट्वीट किया है.
So then I created an alert for Richard Branson, and then I said that the next time he tweets, I'm going to at reply, और वो at reply को मैं फिर अभी promote करूँगा. So his Twitter will blow up as if my reply has gone viral for him. So which is what I did. So I spent $100. Once he tweeted, we had a pre-programmed at reply. वो उनको आया और फिर we spent $100 in the back of it, and that blew up. So then he started to like tweet about us on the other end. कि अभी here is this young couple who's trying to do something interesting. And so that's how we did it, right? And so instead of doing like a big wedding, we took our wedding money, we gave it to the UN World Food Program, and then we said, let's anchor a crowdfunding campaign called A Million Meals for Love. And then we reached close to like 1 million meals about 7 months later, and we did a small court wedding instead. But also speaking of small, wo wedding mein we had close to 150 people in a small courtroom. अमेरिका के लिए तो बहुत बड़ी हो गई. So it's like a small courtroom, probably the small, like the size of a small bedroom. Or we somehow squeezed like 150 people in, and which is how we got married. And I think like I always feel extremely grateful to my wife that she went ahead with this plan, because I know it's a big deal for both families, for her and for everybody Yeah. who's involved with it. ज्यादातर का तो शादी वो इसलिए करते हैं क्योंकि घर वालों को करनी है. एक घर वालों के नाटक है, तो आपस की मांड वाली जल्दी हो जाती है, घर वालों के साथ होना बहुत मुश्किल है, तो एक वो बहुत जरूरी है. दूसरा, मैंने ये सब देखा कि आपने सारे लेसन लगा दिए भाई इसमें. ग्रोथ के लेसन भी लगा दिए कि मैं रिचर्ड ब्रांसन को ट्वीट करता हूँ, फिर मैं ऐसे ग्रोथ करता हूँ, ऐसे कोऑर्डिनेट करता हूँ इन सारी मीडिया कंपनी से. तो एक अच्छे काम के लिए सारा जो सीखा, तो दूसरों के पैसे कैसे बनाएं, इसमें ये हो गया कि दूसरों को खाना कैसे खिलाएं, उसमें भी सारे लेसन लगा दिए. बहुत ही अच्छी स्टोरी है. थैंक्स फॉर शेयरिंग इट. Of course, happy to, and I appreciate it. Or I think like what I've realized is, कि ये जो hunger है, it's a problem that shouldn't exist, right? कि अभी you've got so much wealth in the world, and I think just the idea of seeing kids go hungry, like that always breaks your heart, right? And so I feel like there's a problem where we can all have an impact. हम सब इसके लिए कुछ कर सकते हैं. एक पॉजिटिव न्यूज है. अभी कुछ दिन पहले, यहाँ पे कोई यंग जेमी नहीं है जो फैक्ट चेक कर ले तो मैं बोल दूं कि एक्चुअली में द ओवरऑल लेवल्स ऑफ हंगर एंड फैमिन आर एट अ रिकॉर्ड लो राइट नाउ एट दिस मोमेंट इन टाइम. तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज आई थिंक which is very heartening to hear. But yeah, anyway, your story was also amazing. मेरे को ये जो आपकी पूरी हासिल सुन के एक और क्वेश्चन आ रहा है कि आप आई थिंक 2014-15 से स्टार्टअप्स के साथ इन्वॉल्व हैं, तो मैं जस्ट उसके बारे में समझना चाह रहा था कि आप कैसे इन्वॉल्व हुए, कैसे ये शुरू हुआ, कोई इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स जिनके साथ आपने क्लोजली या तो इन्वेस्ट किया या काम किया या उनकी राइज एंड फॉल देखी. तो जस्ट क्यूरियस कि आप उसके बारे में क्या, like how did you get into this and some interesting stories. हाँ जी. So look, I think for me ये सब चालू हुआ back when I had my own startup as a DJ, right? Like my very first startup. And then और उसको जब भी मैंने fail होते देखा, and I think not for lack of passion, not for lack of friends and family that I got to work for free, but I saw it fail because I didn't know business model, right? And I didn't know how do you build a startup. So उसके लिए I was always fascinated with this startup journey. How do you invest in a company? Who are these investors? Which is when in 2010 I went and started to angel invest in the market, or also afterwards when I started to back some of these companies. And I think us journey mein what I've realized are some very interesting things. At least for me, is that just given my own risk appetite at that time, I was operating in a risk-off model, right? Which is how do I not quit my job, and then how do I start to build something where you have some income coming out of that. So उस वजह से I was always gravitated to startups that had some kind of distribution or some moat built in from the very beginning, right? And so वहाँ उसी angle से some companies are invested in. So एक ये Santa Monica में company है, उसका नाम है actually Tala, TALA, right? And is a very phenomenal founder, Shivani. She started off in working for the UN in like the development agency back in 2006-2005. और उसमें से what she realized is that you've got a lot of micro entrepreneurs everywhere around the world, like small entrepreneurs that are trying to build something interesting. And then she was like, how do I get them financially literate? So she first built an app which was around like personal finance. कि अभी आप ये fruit seller हो in Kenya or wherever, तो फिर मैंने इतने पैसे लिए, इतने पैसे मैंने इनको दिए, और उसके हिसाब से build a personal finance app. और
what she found was कि उनके जो users थे वो लोग मोबाइल पेमेंट कर देते केन्या में, राइट? एंड सो उसने कहा क्या कि हाउ डू यू गिव क्रेडिट टू दिस फाउंडर्स कि अभी ये जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर है उनको अभी स्मॉल लोन चाहिए कि ये जो मेरा फ्रूट स्टॉल है उसके लिए मेरे को फ्रूट खरीदना है और फ्रूट के लिए मेरे को थोड़ा कैपिटल चाहिए, right? And so she started to like lend to them based on the back of very simple like money signals, money in versus money out. तो what she did really well is कि ये जो personal finance app है उसके ऊपर M-Pesa के ऊपर डालो, where you have a lot of transactions happening, you can build credit and credit scoring and all kinds of businesses on the back. So that was the first business that I did as an angel investor, right? And I said ki, you know what, like this is globally transformative, fits on top of existing distribution, she has less risk along the way, and then when you do that you can build fundamentally more value by doing it, right? Because for every 1 shilling you can now lend 6 shillings on top or 4 shillings on top. So those are the businesses that which I gravitate to कि जो existing distribution के ऊपर आप कैसे bolt on करते हो और उसको आप कैसे grow करते हो. So that is one lesson I learned on how do you take some risk off the table. फिर जो दूसरा experience था वो फिर like another company था. It was called actually Unlocked. और so मैं जब भी Hulu में काम कर रहा था, what I realized कि जे I'm trying to go get a user to pay attention to my ad कि अभी Hulu में ये शो है, and then I'm trying to reach them on the mobile phone कि आप जब भी आपके फोन पे खोलोगे और आप जब भी फेसबुक पे जाते हो तभी आप शायद मेरी ad देखो. And I said कि how do I get you to see my ad every single time you open your phone? And so then I said कि how do I be on the lock screen of your phone itself? तो ये जो Unlock करके company थी, they were the first lock screen ad company in the planet, right? और फिर what they did is कि ये जो existing distribution है Android OS है उसके ऊपर they had their own skin on top, they became a lock screen app. And so for every time you open your app, you would see an ad from Hulu. So then I said कि boss ये आपका जो concept है बहुत अच्छा है. And for all of the phone OEMs and the telecom companies, आप जो Apple नहीं होते, you're not making any money out the other end, or you've got very skinny margins as compared to Apple. तो वो कंपनी में भी मैंने थोड़ा इन्वेस्ट किया. I said कि चलो अभी there's a fantastic business model, works for the distribution is making money that they otherwise wouldn't have done. आपका incentive थोड़ा align हो रहा है. So that's another startup that I invested in, and I think few interesting hustles I've seen. तो फिर मैं जब भी LA में बिजनेस स्कूल में था तो एक मेरा क्लासमेट था ग्रेग मोरन. It's like a white guy. For some reason he was very passionate to like start like a car sharing company, right? And so he said कि अभी यहाँ पे US में जिप कार थी कि जो आपके पास जो कार नहीं होती, then how do you go rent somebody else's car, go into that car. So he started. और फिर for me it was a very fascinating thing कि having been born and raised in India, कि boss, right? I think that the first time somebody at like a taxi rickshaw union will get upset, throw some stones at your car and you'll go pick the next flight back here to the US. But he didn't. He stuck with it. Right? और उसमें मैंने ये देखा कि if you stick it out long enough, you start to build some street cred along the way. और उसने क्या किया very intelligently कि उसका जो co-founder था वो हार्वर्ड में was working for the treasury secretary Larry Summers at that point, right? तो he gave him some free sweat equity कि आप थोड़ा warrants ले लो, but just show me on paper that you're an investor in my company. So he gave some like warrants to like Larry Summers. And then within a week on the front page of every newspaper in India आ गया कि Larry Summers is invested in Zoom car, right? और उसके बाद से you started to get a lot of press, venture interest कि भी ये क्या होता है. And so he built it. And so look, I feel like, उसके experience में मैंने ये सीखा कि there is no one formula to actually doing it. Just, if you work hard at it, if you feel passionate about it, then you'll end up cracking it. Now, उसमें ये भी हुआ कि at some point he scaled it up, he raised a lot of rounds, and so now it's scaled up to a decent point. But I think he's another counterpoint for that story. कि अभी if you keep on like raising venture rounds, what happens to you as a founder? मैं इंटरेस्टिंग कमेंट्री ऐड कर देता हूँ क्योंकि इट्स फनी एंड इट्स टोटली कोइंसिडेंटल. ये मुझे इस पॉडकास्ट से पहले नहीं पता. एक तो मेरे को टाला का या ताला का, मैं तो उसे टाला ही बोलता अंग्रेजी में बहुत पहले से पता. आई थिंक शिवानी एक्चुअली जब यूएन में काम करती थी तो अफ्रीका में जाके वो
फिजिकली लेजर से खुद कैलकुलेशन वगैरह करती है, जिसके बाद उसने कंपनी चालू करी। और आई थिंक स्टिल्ट जब मैंने चालू करी तो मैंने ताला की भी स्टोरी पढ़ी थी, लाइक देयर वाज एन एंगल दैट आई लर्न फ्रॉम ताला, एंड ताला बिकेम अ वेरी बिग कंपनी। $800 मिलियन या कुछ ने काफी पैसे उठाए ताला ने। और ताला के एक्चुअली देयर इज अ ताला माफिया कि कोई बंदा ऊबर में बड़ी पोजीशन पे है या कहीं है, तो मैंने वो सब मैं फॉलो करता था उस टाइम। सो ताला वाज अ बिग कंपनी। और मैं लास्ट वीक न्यूयॉर्क में एक हैप्पी आवर में था जहां मैं ग्रेग से मिला। नो वे। नो हाँ, तो अब वो वापस आ गया, कंपनी की सीईओ से उसने छोड़ दी इंडिया से, और वापस आके अमेरिका में नई कंपनी चलाने का देख रहा है। तो मुझसे एक हैप्पी आवर में मिला था एक इन्वेस्टर के। सो इट वाज फन टू टॉक टू हिम। सो मैंने कहा यार ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। तो मैंने अभी देखा कि अच्छे इस आदमी से तुम्हें मिला था जिसे इंडिया की लड़कियां बहुत पसंद है, इंडिया का कल्चर बहुत पसंद, जो भी आपने बोला। तो इट वाज, एंड जूम कार पब्लिक जा चुकी है ना स्पैक के थ्रू। हाँ जी, हाँ जी। सो आपने छक्के ही मारे हैं बेसिकली। तो भैया निष्काम के पैसे ले लो तो कंपनी पब्लिक चली जाएगी या बहुत बड़ी बन जाएगी? हाँ जी, but yeah, but except that I feel like I still haven't made money in my own startup. I've made money. मेरे को ये हर चीज में पूछना चाहिए, निष्काम भाई पैसे बने या नहीं बने? तो कूल। इसके बाद हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, जो अभिजीत और मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगा के सोचा है। तो इसमें कुछ लोगों को निकल के। अभिजीत चालू करोगे? हाँ। 5 क्वेश्चन है। सही है। और तो पहला सवाल ये है कि अगर कोई अपने करियर के शुरुआती के दिनों में है, यंग है, तो उसको बे एरिया मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी क्या एडवाइस है? जो मेरी एडवाइस है वो हाँ है, बट ऑल्सो जस्ट लाइक अ काउंटर पॉइंट टू दिस इज दिस, राइट? एंड आई शेयर माय ओन एक्सपीरियंस कि मैंने पूरी करियर में लाइक आई ऑलवेज वर्क आउटसाइड ऑफ द बे एरिया। मैंने एलए में काम किया, लंदन में काम किया, थोड़ा थोड़ा बॉम्बे में काम किया, एंड और उस टाइम पे सिलिकॉन वैली ऑलवेज फेल्ट लाइक द काइंड ऑफ प्रॉमिस्ड लैंड कि यहाँ पे जाओगे एवरीथिंग विल start to magically happen, and in some ways it does happen but not in the way which you think about it. So मैं जब ये सिलिकॉन वैली पहले आया 2017 में 2B TV में, in my very first week I saw the CEO of a big tech company, always see the news, was in a conference room with you, right? And I think that my first thought was कि यार why am I in a conference room with the CEO at this time, right? And either she doesn't belong there or I doesn't belong there, like somebody's messed up within this equation, right? And then you start to have a conversation, you realize ki boss, this happened at every street corner in some ways, where you like drop a dime in the bin and it lands on something interesting. The other thing which I also learned from that experience at 2B TV is that if you are like a part of a rocket ship, don't ask which seat you have, because at some point it will carry you to something interesting out the other end. और फिर उसका जो माफिया 2B TV में, they have done like a lot of impressive things out the other end. And so I think that's the kind of biggest value I've found in Silicon Valley. It's not necessarily in terms of like what the density of talent is, what have you, but it's just how close-knit these networks are, where they can go carry you and like be a resource to you when you least expect, right? And I feel like the other lesson I've learned from Silicon Valley, and this is a show, so I think there was a show called like The Real Housewives of Orange County. उसका एक episode था कि when these real housewives, gold diggers who are looking for a husband or whatever, right? So वो लोग जब भी Silicon Valley आते हैं, they have this very highfalutin idea in their head कि like Mark Zuckerberg, he is multi-billionaire, all over else he must live richly. और फिर एक scene है कि where they go to where Mark Zuckerberg lives, वो street पे, और फिर you have the look of like disappointment in their face कि यार यहाँ पे रहता है ये. And so I think that's the other trade-off, is that this place is extremely, you have, it's not as glamorous as you think it is, but you have that subcurrent of achievement wherever you look, right? And so I think there is not a beach, it's not LA, there's no surfing which you can do on the weekend. You probably could go somewhere else, but from a professional standpoint, I think there's very few places. तो दो बातें बोलूंगा। एक तो बप्पी लहरी नहीं घूम रहे हैं कट्टा लेकर। दूसरा, आपको कई बहुत बड़े सीईओ वगैरह देख के फीलिंग आएगी भग गरीब। ये दो चीजें हैं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, ये मेरे सवाल सारे पैसे वाले रहते हैं। तो ये अगर बहुत सारे पैसे बनाने हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? आपकी क्या एडवाइस है? एक चीज मैंने देखी है, राइट, एंड आई विल स्पीक अबाउट सम ऑफ दीस फाउंडर्स. First rule is to stop making money for other people, and you automatically make money for yourself, right? And it feels like very counterintuitive, but somehow it sticks.
दूसरा चीज मैंने ये देखा है कि एटलीस्ट फ्रॉम द पीपल दैट आई मेट कि आपको जो ये लगता है कि अभी ये ऐप अभी वायरल हुआ है, इट हैज स्केल्ड अप, इट्स गॉन फ्रॉम लाइक नथिंग टू लाइक मल्टी-बिलियन डॉलर वैल्यूएशन, देयर इज नो सच थिंग एज एन ओवरनाइट सक्सेस, right? And there always is a story of like hard work, some dots connecting along the way. And so I think that's what I'll say. And I think the other thing that I'll say is there's this very fascinating book which I've read, which was the founder of like Daewoo, which was a car company. उसने एक book लिखी है कि every street is paved with gold, right? And so I think what my tweak was that is like every street is paved with gold as long as you are the one shoveling and not giving it to somebody else. रियली गुड आंसर। आई थिंक एक थीम आपके इसमें है कि लाइक थोड़ा टाइम लगता है पैसे बनाने के लिए, तो ये ठीक है। मेरा एक और क्वेश्चन है जो कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो मेरे से पूछते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम लोग बिग टेक में काम करें या स्टार्टअप में जॉब करें? I think both have a role to play. So for example, कि मैं जब भी बे एरिया आया तो I came in at a series B level कि अभी स्टार्टअप ने कुछ थोड़ा प्रूव किया था, थोड़ा स्केल अप किया था. That would not have happened had I not worked for a bigger company like Hulu at that point, right? And that gave me a calling card now to go get into like an executive role where somebody else had been hustling for 6 odd years and I came in right on top. Right? And so I feel like that experience helped me. And I think what happens at big tech is that because you've got more budgets, you get more breadth of experience, if not depth. और आप जब भी startup में आते हो, you'll get the breadth, but because your budgets are smaller, you don't get to experiment at scale if done the right way. And so, like at least in my career, मैं जब भी Hulu में था, I started off with a small budget, proved a model, got a big budget, and ended up looking at a bunch of different things. Whether it was how do I grow on like Facebook, how do I do a deal with Apple or Google, how do I do a deal with other like social influencers, digital media companies, और वो सब जो breadth of experience था, that would have been hard to go get a startup at that kind of scale. And so I think for me the sweet spot was कि get to a certain breadth of experience and then go bring it to a startup like 2BTV where you can now really grow quickly on the back of it. And I think both have helped. Had it not been for 2B, I wouldn't have seen what the inner workings for a startup was like, and I probably wouldn't have had that much confidence to start my own thing, right? And so I feel like for me, both of them had like a role to play. इंटरेस्टिंग। मेरा अगला सवाल, तो भैया फोड़े कैसे? आपके पास इतने सारे टाइटल, आपने इतना सब किया है, तो कुछ बताओ कि आपकी फिलॉसफी क्या है कि लाइफ में कैसे फोड़ें? See, I'm the wrong guy to ask, right? I think अभी exit वाले आप दोनों हो, but I'll say this. I think so look, right? I think for me, I always lead with like, what's the one thing I can think about 24/7, right? And like not get bored by it, right? And so I think that's the one thing which has kept me sane, if not rich, right? And I'm hoping that the both will intersect at some point. वेरी Nice. इंटरेस्टिंग। ये आई थिंक ऐसे ही बता देता हूँ कि अभिजीत और मेरी थोड़ी थोड़ी, अभिजीत की ज्यादा, मेरी थोड़ी यही फिलॉसफी है कि स्पेंडिंग टाइम ऑन व्हाट वी कांट जस्ट अफोर्ड टू स्पेंड टाइम ऑन। या एनीवेज, मेरा एक मॉर्बिड क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, कहाँ पे पैसे बन सकते थे पर नहीं बन पाए? व्हाट आर योर बिगेस्ट मिसेस? I feel like ये जो एक्चुअली पीटर थील है उसके जितने भी फेलोज हैं वो हर एक फेलो के मैंने ना कहा है at some point I'm not going to invest in your company, right? And so for example मैं जब भी एंजल इन्वेस्ट करता था back in Bombay in 2010 2011 तभी actually रितेश अग्रवाल जिसने ओला चालू की बाद में he had reached out and he's somebody that said कि will You you mean Oyo? yeah, I'm sorry for Oyo, not Ola. So he had reached out over email. It was just a cold email. And so now if you go to my house in Bombay, I have that email framed as like a reminder to like my brother that we shouldn't have said no to that. And for any kind of academic rationalization for why it didn't work, we probably should have invested. फिर जो दूसरा फेलो था that I said no to was this very young chap at the time. उसका नाम था Misbah Ashraf, who's in India now, building a company called Jar. तो फिर मैं जब भी हुलू में था, he pitched me and he's somebody that was like super impressive in the beginning. और उसका ये जो work ethic था, I was very impressed by. He was at that point he was like I think early 20s. वो तभी like in some small village in Bihar. He was working on US time zone and speaking to me, and he would always be available. He would reply within 5 minutes to any mail. And then I hopped on a call with him. उनसे बात की कि अभी क्या कर रहा है. He was hunting for a job. I said no, कि I would love to hire you, but we don't sponsor H1B policies. Number one.
उसके बाद उसने जब ही चालू की उसकी उसकी कंपनी जार, which is now I think they've succeeded quite a bit. I had a chance to invest in that again. I said no, right? And at that point, I was just too heads down building what I'm building. So look, I think those are the two things that I've got some gum for. For the late stage, I had a chance to invest in like SpaceX in 2018. Friend of a friend, secondary, so not as a primary thing. And at that point, I also said no for some harebrained scheme कि अभी ये space को कैसे exploit करेंगे and how will you make money in only 4 or 5 years. And now you see what he's doing with like Starlink, a few other things. He said, "Okay, boss, like I probably should have invested." My condolences for all this. This Thank but you. no, these are amazing. These are amazing opportunities, and we are all like ये defining opportunities हैं. अच्छा है, मतलब the fact that ये आते हैं, यही बहुत बड़ी बात है, और हाँ जी. ये सबने मिस किया है. So anyway, I think this is almost the end of the episode. I am really amazed just by talking to you. आपने बहुत ही कोल्ड ईमेल्स भेजी हैं लाइफ में सक्सेसफुली और फियरलेसली. आपने बहुत ही कन्विंस किया है लोगों को, इंक्लूडिंग योर वाइफ, कि ये, और बहुत ही हाई कन्विक्शन से आपने सारे काम किए. ये मैं तो आई वाज वेरी like amazed by talking to you. मेरे So को तो अभी तक समझ में नहीं आया कि ये देसी आदमी ने कैसे अपनी शादी में पैसे खर्च नहीं किए और घर वालों को बना लिया. तो अगर किसी को निष्काम को फॉलो करना है तो ट्विटर पे इज @निष्काम, his first name, and of course you can find them on LinkedIn, and we'll put all your details on YouTube and description and all that. But yeah, I mean, again, thank you so much for coming, dude. No, totally, right? Okay, I appreciate that you had me. It's like a blast. I've known Rohit for like a long time. आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो. And I feel like I wish I had a podcast like this back when I was first starting, where you got insider stories, you understood what to do, what not to do. So I wish you guys all the best. That's great. Thank you. Thank you. Awesome, guys. This is good meeting you guys. All right.